हेलो। तो मैंने 50 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड की थी। मतलब मेरे को ऐसी लग रही थी कि बहुत अच्छे से मैंने सिखाया था, यही कंटेंट था उसमें। खुद से टाइप कर करके सिखा रहा था और पूरा डिलीट हो गया। तो अभी क्या करते हैं, अपन फिर से स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक क्या है? रीडर इनपुट। तो जैसे हम रीडर इनपुट लेते हैं, मतलब यूज़र जैसे कमांड लाइन से जो भी इनपुट देगा उसे हमको स्टोर करना है। सबसे पहला तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे डिलीट किया कि दिया है रीडर इनपुट डॉट एस एच, ये एक फाइल क्रिएट की। अभी मैं इंसर्ट मोड में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम जो हमेशा करते हैं, हमारी शबाइंग लाइन स्लैश बिन स्लैश बैश एंटर। ओके, अब यहाँ पे हमको इको रीडर इनपुट, बस ऐसे ही नाम दे दिया। अब रीडर इनपुट देने के लिए हमको किस कमांड का यूज़ करना पड़ता है? हमको रीड कमांड का यूज़ करना पड़ता है। रीड कमांड के बाद में मैं दूंगा -p। क्यों? क्योंकि रीडर इनपुट लेने के लिए मैंने कुछ तो प्रॉम्प्ट देना चाहता हूँ कि भाई एंटर योर नेम। डबल रीडर कॉमा के अंदर प्रॉम्प्ट आएगा एंटर योर नेम स्पेस। अब अगर समझो कि मैं इसको WQ सेव एंड क्विट करके, W मतलब क्यू, W मतलब सेव, Q मतलब क्विट करके अगर मैं एग्जिट करता हूँ और अभी ls-l करता हूँ रीडर इनपुट डॉट sh फाइल को, तो इस फाइल के लिए इस यूज़र को इस फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। तो मैं उसको ch मोड करूँगा, u+x करूँगा और रीडर इनपुट डॉट sh को मैंने इस यूज़र को एग्जीक्यूट, इस फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन इस यूज़र को मैंने दे दी। अब फिर से मैं ls-l करके देखता हूँ, ओहो आगे परमिशन। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है रीडर इनपुट डॉट sh। तो रीडर इनपुट एंटर योर नेम, मैंने बोला भाई मेरा नाम प्रसाद है और एग्जिट हो गया। ये नाम कहीं स्टोर ही नहीं हुआ, तो मैंने नाम दिया क्यों? पॉइंट। तो मैं vi करके रीडर इनपुट डॉट sh में गया। अब आई प्रेस किया, इंसर्ट मोड में चला गया और अब मैं यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं जो भी नाम एंटर करूँगा वो स्टोर होगा नेम के नाम के एक वेरिएबल के अंदर। ओके, अब मैं इसको w करके सेव कर रहा हूँ। अब फिर से हम लोग vi में जाते हैं और एक गलती नहीं की, मतलब एक चीज़ मिस होगी। नाम सेव हुआ है कि नहीं पता कैसे चलेगा? इको करेंगे हम लोग हेलो $नेम। तो अगर इसका आउटपुट हेलो प्रसाद करके आता है या फिर जो भी मैं नाम दूंगा वो करके आता है, तो हमारा गोल अचीव हो गया है कि इन द वेरिएबल रीडर इनपुट। पहली बात तो हमारा गोल था कि रीडर से इनपुट लेना है टर्मिनल के थ्रू, वो हमने ले लिया। अब हमारा गोल ये है कि रीडर जो इनपुट देगा ना भाई, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो इस नेम के अंदर वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब स्टोर हुआ है कि नहीं वो भी चेक करने के लिए हमने ये यूज़ किया। अब WQ सेव एंड क्विट और एग्जीक्यूट। अब मैं नाम दूंगा प्रसाद, एंटर, हेलो प्रसाद आ गया। तो सक्सेसफुली हमने रीडर इनपुट ले लिया। अभी आगे भाई रीडर इनपुट ले लिया। इससे पहले हमने एक टॉपिक सीखा था जिसके अंदर हमने ऐड किए थे पैरामीटर्स। क्या किए थे? पैरामीटर्स हमने ऐड किए थे। उसके अंदर एक स्क्रिप्ट थी, कहाँ गई? मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है, शायद दूसरी होगी ये वाली। ये स्क्रिप्ट थी। इसके अंदर हमने क्या किया था एक बार याद करके देखना चाहिए। तो यहाँ पर स्टॉप करो, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले प्रीवियस वीडियो देखो, शेल स्क्रिप्ट पार्ट 2, और फिर अब यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 2 पैरामीटर दिए थे। मेरी ये एक शेल स्क्रिप्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, इसको मैंने कॉपी किया और अब मैं vi में जाता हूँ। शेल क्या करना है हमको? पैरामीटर्स डॉट sh नाम से I Ctrl+V, कुछ एंटर नहीं आया तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलो यहाँ पर भी पेस्ट हो गया ये, लेकिन बहुत ही घटिया तरीके से पेस्ट हुआ है। तो हम इसको एस्केप करेंगे, :Q exclamation mark, Q मतलब क्विट विदाउट सेविंग exclamation mark। अभी मैं अगर इसको कैट करके देखूंगा
तो पैरामीटर नाम की कोई फाइल क्रिएट ही नहीं हुई है, नहीं हुई है, तो अच्छा हुआ नहीं हुई। हमको क्या करना है कि चेक यूजर डॉट एस एच, ये जो फाइल है यहाँ में ही जाता है, पहले से ही मैंने लिखा हुआ था प्रीवियस में जब मैंने रिकॉर्ड किया था, इसलिए अब रहने देते। शायद से इसके अंदर, हाँ ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट जो कोड है ये तो तुमको, ये जो स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है तुमको याद है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे को चेक करना है कि यूज़र ने फर्स्ट पैरामीटर क्या दिया था, यूज़र ने सेकंड पैरामीटर क्या दिया था, सारे के सारे कितने पैरामीटर है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं वो मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने ये यहाँ पे दिया हुआ है ऑल पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट को जो पहले से ऑलरेडी लिखी हुई है उसी को रीड करते हैं। तो यहाँ तक ही रीड करना है, ये ऊपर जो था हमने तो पहले लिखा हुआ है। अब यहाँ पर रीड करते समय पर क्या करना है कि फर्स्ट पैरामीटर मैंने स्क्रिप्ट को क्या पास किया, सेकंड पैरामीटर मैंने स्क्रिप्ट को क्या पास किया, थर्ड पैरामीटर मैंने क्या पास किया, फोर्थ पैरामीटर नहीं, थर्ड पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर्स डॉलर हैश, ऑल द लिस्ट ऑफ पैरामीटर डॉलर asterisk मार्क। यहाँ तक हो गया। ये तुमको रखना है वैसे भी, और ये क्या है तुमको कैसे समझ में आएगा, मैं पहले एग्जीक्यूट करता हूँ। कितने चीज पे फोकस करना है मुझे फिर से लिखना नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि चेक यूजर डॉट एस एच, पहला पैरामीटर देता हूँ मैं समझो सचिन, दूसरा पैरामीटर मैं देता हूँ समझो मैं फोल्डर, इंटर। तो हेलो सचिन, वेलकम, रीडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द डायरेक्टरी। फर्स्ट पैरामीटर सचिन है, सेकंड पैरामीटर फोल्डर है, ऑल पैरामीटर सचिन एंड फोल्डर दोनों के दोनों पैरामीटर जो मैंने दिए थे वो आ गया। नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे 2 है। नंबर ऑफ पैरामीटर के लिए कौन सा हमने क्या यूज किया था नंबर ऑफ पैरामीटर से जानने के लिए, डॉलर हैश। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स के हमने क्या यूज किया था, डॉलर asterisk मार्क, एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट इन द फोल्डर। अब ये आगे की बात है, वी में जाते फिर से, चेक यूजर डॉट एस एच, यहाँ पर हम लोग आ गए, ये हमने इको किया। यहाँ तक की बातें लगभग तुमको समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी ये हमको समझना है कि फॉर लूप क्या है, वाइल लूप क्या है। अब फॉर लूप और वाइल लूप क्या है उसके लिए मैं सबसे पहले पेंट में जाता हूँ। हम लोग अब कहाँ पर आ गए, लूप्स में आ गए। हमको ये पता चल गया कि भाई पैरामीटर क्या होते हैं। स्क्रिप्ट्स को हम पैरामीटर्स पास करते हैं। कितने पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, जितने करने उतने करो। $1 से लेकर $9 तक नंबर ऑफ पैरामीटर्स तुम पास कर सकते हो। डॉलर स्टार क्या होता है, लिस्ट, जितने भी तुमने पैरामीटर पास किए हैं वो तुमको दे देगा। इको करोगे, इको लिस्ट ऑफ पैरामीटर, बस इतना ही करना है, सारे के सारे पैरामीटर आ जाएगा। डॉलर हैश नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास तुमने स्क्रिप्ट को कितने किए उसे वो पता चल जाएगा। डॉलर asterisk मार्क्स से क्या पता चल जाएगा, लिस्ट ऑफ पैरामीटर जितने ही पास किए सारे के सारे आ जाएंगे। चलो यहाँ तक है, थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा क्योंकि ये सेकंड टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को। ओके, तो अब हम बात करेंगे फॉर लूप और वाइल लूप की। तो सबसे पहले फॉर लूप की बात करेंगे। फॉर लूप क्या करता है, इटरेट करता है ईच वैल्यू इन द लिस्ट। अब फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा है, फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा है, ओके। तो अगर फॉर लूप का सिंटैक्स देखना है हमको तो यहाँ पे जाते हैं, ये जो फाइल है यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे। इट्स नाइस कि जो 50 मिनट तुम्हारे जाएंगे, लेकिन जब मैं टाइप करता हूँ और टाइप करते करते किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ तो वो हेल्पफुल होता है। कुछ एरर्स आते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो फॉर लूप डॉट एस एच है ना, मैं इसको कैट करूँगा। अभी यहाँ पर पहले एलएस करके देखता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एल करते हैं, स्क्रीन क्लियर हो गया, यहाँ एलएस किया। अब मेरे को क्या करना है, कैट फॉर लूप डॉट एस एच, इसको मैंने कैट किया। अब सिंटैक्स क्या है, मैंने क्या किया, फॉर ये वेरिएबल है, अपन इसको क्या करेंगे, वी एडिटर में जाएंगे, मतलब रंग बिरंगा दिखेगा। फॉर लूप फॉर अंडरस्कोर लूप, ओके। तो इसका सिंटैक्स पहले देख लो। फॉर ये जो है ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं। हर एक आइटम के अंदर ये इटरेट करेगा। इटरेट करेगा इन द सेंस मींस क्या करेगा, क्या करेगा, मैंने क्या बोला, क्या करेगा मतलब कुछ एक्शन करेगा। हर एक आइटम के साथ ये कुछ एक्शन करेगा। तो ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल के अंदर ये सारे आइटम है, 1 2 3 4, ये 4 आइटम है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहला एक्शन जब इटरेट करेगा W1 के साथ तो मेक डायरेक्टरी W1 करेगा। डू के अंदर क्या आता है, जितने भी हमको कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं डू के अंदर डाल दो, जो भी हमको स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है डू के अंदर डाल दो, और डन से एंड हो जाता है। बस इतना याद रखना है, फॉर डू डन। फॉर क्या है, वेरिएबल इन द लिस्ट ऑफ आइटम्स, यहाँ तक समझे।
फॉर लूप क्या करता है, इटरेट करता है लिस्ट को और एग्जीक्यूट करता है हर एक आइटम पे लिस्ट ऑफ एक्शंस एग्जीक्यूट करता है। ओके, यहां तक आया फॉर लूप हमने यहां पर यूज कर लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पर, वॉर नाम का एक वेरिएबल है, w1 w2 w3 w4 नाम के कुछ भी है, समझो मेरे को डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मैंने mkdir $war कर दिया। फिर बाद में क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्टरी $war क्रिएटिंग, $war मतलब w1 क्रिएटिंग, डायरेक्टरी w1 क्रिएटेड, ये मैंने लिखा। अब मैं क्या करना है, :wq। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा फॉर अंडरस्कोर, तो क्या आ गया, डायरेक्टरी w1 क्रिएटिंग, डायरेक्ट w1 क्रिएटेड। और अगर मैं ls करके देखूं तो w1 w2 w3 w4 ये चार के चारों क्रिएटेड हो चुके हैं। यहां तक हो गया। और यहां पर ये भी लिखा गया mkdir cannot create directory w1 file exist, mkdir cannot create, ये देखो सबसे पहले w1 पहले से ही क्रिएटेड था, अगर मैं चाहूँ कि मैं डिलीट कर दूंगा तो वो आना बंद हो जाएगा। मतलब हर एक आइटम को वो इटरेट करेगा उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। ये काम है फॉर लूप का। ओके, लिस्ट ऑफ सर्वर्स है, क्या करना है, लिस्ट ऑफ सर्वर्स है, सारे के सारे सर्वर्स में तुमको क्या करना है, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। क्या यूज करोगे, फॉर लूप यूज करोगे। 4 सर्वर है तुम्हारे पास, 1 2 3 4, चारों सर्वर्स के तुम्हारे पास आईपी एड्रेस है 1 2 3 4, सब पे तुमको एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तुम क्या यूज करोगे, फॉर लूप यूज करोगे। क्या होगा उसका सिंटैक्स, एक बार मेरे साथ लिखो, मतलब कंप्लीट सिंटैक्स में लिखना है, फॉर सर्वर इन उनके आईपी एड्रेसेस, डू क्या करना है, यम इंस्टॉल कुछ तो, डन। ये सारी के सारी पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएगी। या फिर समझो कि मतलब इतना सिंपल नहीं होगा, तुमको पहले उसमें लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद में ये सारी की सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको कि ऐसे ऐसे सिनेरियोज में फॉर लूप्स यूज किए जाते हैं। एनसिबल बैकएंड में क्या यूज करेगा, तुम सब जब दे रहे हो, एनसिबल नाम का एक टूल है बैकएंड में, क्या यूज करते हैं, फॉर लूप यूज कर रहे हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल चीजें ही कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो भी एप्लीकेशन है उससे ही इंटरेक्ट कर रहा है ना एनसिबल, तो वो भी बैकएंड में फॉर लूप यूज करता है। ओके, तो यहां तक आ गए। अब फॉर लूप क्या है, क्यों करते हैं हम लोग यूज, वो पता चल गया कि अगर हमको किसी चीज को, किसी लूप को इटरेट करना है, किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ आइटम को इटरेट करना है, तो हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। और उसका हमने एक एग्जांपल देखा। अब हम लोग क्या करते हैं कि कैट करते हैं और नहीं vi करते हैं और इसमें फिर से जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट कोड है, टाइम लेना, मैं फास्ट जा रहा हूँ, मेरे को पता है क्योंकि मैं सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पहले से लिखा हुआ है, तो मेरे को पहले से लिखा हुआ चीज़ें समझाते नहीं आती है, लिखते लिखते चीज़ें समझाते आती है। ओके, और ये हो गया था हमारा। ये एक एक चीज़ किस लिए है ये तुमको पता रहना चाहिए। अब फॉर पैरामीटर इन $, ये क्या करेगा, यहां पर क्या है, $, क्या देते हैं, लिस्ट ऑफ पैरामीटर पास टू अ स्क्रिप्ट, क्या देता है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स पास टू अ स्क्रिप्ट, क्या देता है, $, लिस्ट ऑफ पैरामीटर पास टू अ स्क्रिप्ट। तो मतलब यहां पर लिस्ट ऑफ आइटम्स रहेंगे। अब इफ कंडीशन को भूल जाए, यहां पर फॉर ये एक वेरिएबल है पैरामीटर करके $, डू, डन, यहां तक है। अब इफ कंडीशन में फोकस करो। ये इफ कंडीशन में क्या लिखा है, -d क्या है, फाइल टेस्ट ऑपरेटर। अगर ये पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है, ये इसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर पास किए, एक प्रसाद है और एक कॉन्फिग है। मतलब एक यूजर है जो प्रसाद है और एक डायरेक्टरी है जो क्रिएट होगी। तो यहां पे कंडीशन है, अगर वो डायरेक्टरी है, अगर वो पैरामीटर है, मतलब सेकंड डायरेक्टरी जो है, तो क्या करना है, एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट ऑन $, मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर, उस फोल्डर के अंदर हमको स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है।
राइट। और ls-l करके देखना है उस पैरामीटर, उस डायरेक्टरी के अंदर कुछ है कि नहीं। ये बस एग्जांपल है, यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट होगी जो एग्जीक्यूट होगी उस फोल्डर या फिर उस डायरेक्टरी के अंदर। तो इफ कंडीशन मैंने शायद पिछले वीडियो में बताई है, शायद, हाँ बताई है। तो अब इफ कंडीशन के बारे में तुमको पता होगा। -d क्या है? फाइल टेस्ट ऑपरेटर। मैंने 3 तरीके के ऑपरेटर बताए थे, तुमको भूलना नहीं है। यही चीज है कि लोग पढ़ के भूल जाते हैं। फाइल टेस्ट ऑपरेटर, फिर बाद में कौन से ऑपरेटर होते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। ये सारी चीज याद रखना है, क्या क्या होता है उसके अंदर, वो तुमको याद रखना है। तो ये इफ कंडीशन क्या देख रहा है कि भाई अगर डायरेक्टरी होगी तो उस डायरेक्टरी के अंदर ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हमने एल्स कंडीशन दी नहीं है। अब तुम में से बोलोगे भाई इफ एल्स कंडीशन पढ़ा के सिर्फ इफ सिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। इफ में अगर मुझे एल्स कंडीशन नहीं देनी है तो मैं नहीं भी दे सकता हूँ। एल्स कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी, ये चीज याद रखो। एल्स कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी, अगर मुझे देना है तो मैं दे सकता हूँ, राइट। तो ये हो गया। अब अगर मैं इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आएगा, देखिए मैंने स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया लेकिन कोई पैरामीटर दिया नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, प्रसाद नाम का पैरामीटर देता हूँ और फोल्डर का नाम क्या दे, डायरेक्टर नहीं, ड्राइव सी नाम दे देते हैं। अब इसको पढ़ना तो तुमको वो स्क्रिप्ट समझ में आ जाएगी। मैंने इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया है तो यहाँ पर क्या, यू डोंट हैव परमिशन, शायद मैंने, हाँ यहाँ पर सॉरी, इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया है। तो प्रसाद, हेलो प्रसाद वेलकम, ये आउटपुट क्यों आया, प्रीवियस लेक्चर में देखना है। हेलो प्रसाद वेलकम क्यों आउटपुट आया, क्योंकि इफ कंडीशन का हमने यूज किया था। इफ यूजर इज प्रसाद तो बोलना है हेलो प्रसाद वेलकम। एल्स इफ कंडीशन का हमने यूज किया था, अगर प्रसाद के जगह पे सचिन होगा तो बोलना है हेलो सचिन वेलकम। अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस द स्क्रिप्ट। इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होगा या फिर कोई दूसरा नाम हो। कॉन्फिग डायरेक्टरी नॉट फाउंड एंड क्रिएटिंग वन। अब ये डायरेक्टरी नहीं है, ड्राइव सी नाम की डायरेक्टरी नहीं है, तो डायरेक्टरी नॉट फाउंड और क्रिएटिंग वन। फर्स्ट पैरामीटर क्या था, प्रसाद। सेकंड पैरामीटर क्या था, फर्स्ट पैरामीटर किससे पता चलता है, $1। सेकंड पैरामीटर किससे पता चलता है, $2। ऑल पैरामीटर, लिस्ट ऑफ पैरामीटर आ गए, दोनों के दोनों $* से। नंबर ऑफ पैरामीटर $# से। एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट इन द डिवाइस ड्राइव सी फोल्डर। तो ये हमने कंप्लीट, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। तो अभी हम लोग ऊपर जाते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसको एक बार फिर से हम लोग डिवाइस करते हैं। यूजर इज इक्वल टू $1, ये मैंने क्या दिया है, पैरामीटर दिया है यहाँ पर। इस पैरामीटर $1 के अंदर मेरा फर्स्ट पैरामीटर स्टोर होगा। अगर यूजर प्रसाद है तो वेलकम, अगर यूजर सचिन है एल्स इफ कंडीशन तो वेलकम। एल्स इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी होगा या कुछ नहीं भी होगा तो भी यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फाइल। उसी तरीके से कॉन्फिग इज इक्वल टू $2, मतलब जो सेकंड पैरामीटर है मेरा वो कॉन्फिग है। अगर वो एक डायरेक्टरी है, इफ -d इस डायरेक्टरी देन इको रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी। मतलब अगर उस नाम का कोई भी चीज, अगर उस नाम की डायरेक्टरी ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई भी चीज नहीं, उस नाम की अगर डायरेक्टरी ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्या करेगा, रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी। इसको स्किप कर दो, ये कुछ काम करनी है। एल्स कॉन्फिग डायरेक्टरी नॉट फाउंड एंड क्रिएटिंग वन। और क्या होगा, एल्स कंडीशन में mkdir उस नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी और उसके अंदर टच कमांड से उस डायरेक्टरी के अंदर एक config.txt फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहां तक हो गया, ये समझ में आया। अब हमने यहाँ पर इको किया है, इको कमांड से ये सारी चीजें एग्जीक्यूट की है, ये मैंने वो वापस से बोल दिया है, समझ में आ गया होगा। फॉर पैरामीटर, और ये भी मैंने समझा दिया। फॉर लूप कैसे यूज करता है, फॉर लूप का पर्पस क्या है, इटरेट करता है हर एक आइटम को। यूज केस बता दिया है, अगर हमको मल्टीपल सर्वर पे कुछ एक चीज
एग्जीक्यूट करनी है, कोई एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप करना पड़ेगा, फॉर लूप के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये ब्रेक कब होता है फॉर लूप, जैसे कि समझो 4 सर्वर का नाम लिया, जब चौथे सर्वर पे वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, जो बोल रहा हूँ समझ में रखो, मतलब डू एक्शन, यहाँ पर सारे के सारे कमांड्स लिखोगे, स्क्रिप्ट्स ऐड कर दोगे जिसको एग्जीक्यूट करना है उन सर्वर्स पे, और ये खत्म। बस ये एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल। अभी मैं इसको एस्केप करता हूँ W। अब भाई आता है कि वाइल लूप। अब वाइल लूप का यूज क्या है, वाइल लूप पे अगर तुमको कुछ यहां पर आते हैं वाइल लूप, वाइल लूप आते के साथ तुमको याद आना चाहिए कंडीशन। अगर कंडीशन मैच होती है तो वाइल लूप ब्रेक हो, अगर कंडीशन मैच नहीं होती है तो वाइल लूप कंटिन्यू रहेगा। वंस द कंडीशन इज ऑब्टेन, जैसे कि a इज इक्वल टू 5, जैसे कि a इज इक्वल टू मैंने 0 दिया है और वो इटरेट हो रहा है, जब तक a इज इक्वल टू 5 उसको मिलेगा नहीं तब तक वो ब्रेक नहीं होगा। जैसे कि ये फॉर लूप में क्या हो रहा है, इटरेट थ्रू द लिस्ट, डू सम काइंड ऑफ एक्शन ऑन ईच आइटम्स। वाइल लूप में क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ कमांड रिपीटेटिवली अंटिल अ कंडीशन इज मेट। जैसे कि ये एग्जांपल देख सकते हो, इस एग्जांपल में क्या बताया कि मैं पिंग करूंगा एक पर्टिकुलर सर्वर को, कब तक पिंग करूंगा, जब तक पिंग सक्सेसफुल नहीं होता। तो जब पिंग सक्सेसफुल हो जाएगा उस सर्वर को, पिंग मतलब क्या है तुमको पहले समझ में आना चाहिए। अगर तुमने AWS थोड़ा सा किया रहेगा उसके बाद में अगर शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है। पिंग क्या कर रहे हो, एक सर्वर को दूसरे सर्वर के बीच में अगर कनेक्टिविटी हमको चेक करनी है तो पिंग प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ओके, तो पिंग कमांड का यूज किया जाता है, तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है वो चेक करना है। तो जब तक वो सर्वर अप नहीं होता तब तक मैं उसको पिंग करते बैठ रहा हूँ, मतलब अगर वो सर्वर अप है तो ये एग्जीक्यूशन इसका स्टॉप हो जाएगा, अगर वो डाउन है तब तक ये पिंग करते ही बैठेगा। ओके, तो और ये है वाइल कंडीशन की, वाइल लूप की सिंटैक्स। वाइल यहां पर आता है कंडीशन, कंडीशन में क्या आएगा, जो भी कंडीशन तुमको देना है, डू, और यहां पे लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कमांड इज ट्रू। अगर कमांड जो है ये कंडीशन अगर ट्रू है तो वो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा साइड में लेता हूँ, नहीं ले पाता, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि सम इज इक्वल टू 2, यहीं से देखते हैं, वही मेरा रिकॉर्डेड वीडियो था जो मैंने खुद से रिकॉर्ड किया था। सम इज इक्वल टू मैंने 0 लिखा है सबसे पहले, वाइल कंडीशन ट्रू रखिए, डू क्या, इस पे फोकस मत करना, सबसे पहले इस पे इफ कंडीशन में फोकस मत करना। अगर रीडर इनपुट है, एंटर अ स्कोर, रीडर जो है मतलब यूजर जो है वो एंटर करेगा एक स्कोर और वो इस स्कोर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। वो स्टोर हो गया, फिर स्कोर की जो वैल्यू समझो कि 10 स्कोर किया है तो ये यहाँ पे सम जो 0 है यहाँ पे अभी के लिए उसमें ऐड होगा और इस सम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और लेटेस्ट सम यहाँ पे तुमको दिखेगा। ये कब तक इटरेट होगा, जब तक मैं क्विट नहीं करता, ये इनफाइनाइट तक इटरेट ही होते बैठेगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पे इफ कंडीशन देनी पड़ी। इफ कंडीशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओके, यहाँ पे डॉलर स्कोर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जब तक हम लोग क्यू नहीं देते हैं, मतलब ये जो इनपुट जो है, ये डॉलर स्कोर जब तक क्यू नहीं होता तब तक ये स्कोर ऐड होते बैठेगा, कुछ ना कुछ इसमें ऐड होते बैठेगा। अगर ये डॉलर क्यू के जगह पे अगर मैं यहाँ पे क्यू देता हूँ तो ये ब्रेक हो जाएगा। सिंपल इसमें समझा रहा हूँ कि समझो, एग्जीक्यूट करके ही समझाते हैं। ये जब से लिख के समझाते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आता है, ऐसे समझाने में मज़ा नहीं आता। वाइल लूप को मैंने एग्जीक्यूट किया, एंटर स्कोर बोल रहा है, मैंने बोला 10, ओके, एंटर स्कोर बोल रहा है, मैंने बोला 10, एंटर स्कोर बोल रहा है, मैंने बोला 19, एंटर स्कोर बोल रहा है, मैंने बोला 31, एंटर स्कोर बोल रहा है मैंने 10, 1 ऐड होता बैठा है। अब मैं क्यू
एग्जिट हो गया। लाइन नंबर 8 पे बोल रहा है कुछ तो मिसिंग है। ओके, तो पहले वो देख लेते हैं। लाइन नंबर 8 पे ओके, तो क्या मिसिंग है? ये जो, हाँ, तो अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 20, एरर चला गया। क्या था ये? मतलब ये बताता हूँ फिर से एक बार। अभी क्यों करता हूँ एंटर, ये अभी प्रॉपरली बाहर आ गया। ये जो इसके बीच में स्पेस होना चाहिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाद में स्पेस होना चाहिए। ओके, तो अब ये अगर नहीं समझा होगा तो कमेंट में बता सकते हो। एक स्पेसिफिक सिर्फ फॉर लूप के लिए, एक स्पेसिफिक सिर्फ वाइल लूप के लिए मैं वीडियो डाल दूंगा अगर नहीं समझा तो। इफ एल्स कंडीशन के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो डाल दूंगा। लेकिन समझ में अब इतना आना चाहिए, अब इस लेवल पे इतना समझ में आना चाहिए कि वाइल लूप का यूज क्या है। जैसे कि मैंने क्या बताया कि एक कंडीशन अगर मैच हो चुकी है तो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ऑलरेडी अगर कोई चीज सर्वर पे इंस्टॉल है तो इसने रुक जाना चाहिए, तो पैचिंग एक्टिविटी वहां पर स्टॉप हो जानी चाहिए उस सर्वर के लिए, राइट? तो और तो अभी इसको बस एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने से इससे मतलब क्या, मैंने सम जो दिया था पहले 0 दिया था, वाइल लूप स्टार्ट किया, ट्रू कंडीशन देकर रखी, डू और डन, इसके बीच में एक्शन कमांड्स होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रीड कमांड का यूज करके यूजर इनपुट ले रहा हूँ। ये -p के थ्रू ये जो प्रॉम्प्ट है ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। ये जो यूजर जो इनपुट देगा वो स्टोर होगा कोर नाम के एक वेरिएबल के अंदर। फिर बाद में इफ जो है, इफ कंडीशन का यूज कर रहा हूँ, इफ एल्स का यूज कर रहा हूँ, लेकिन एल्स यूज नहीं किया मैंने। इफ में ये जो कंडीशन दी है मैंने क्या दिया, ये जो स्कोर है अगर इज इक्वल टू क्यू है तो इस लूप को ब्रेक कर देना। देन ब्रेक द लूप fi, इससे मैंने इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे स्टॉप कर दी। अगर नहीं, क्यू नहीं है तो क्या करना है, ये जो स्कोर जो दिया रहेगा मैंने वो स्कोर को इस सम में ऐड करना है और जो सम रहेगा उसको इको देना है। टोटल स्कोर जो हो गया उसको अपेंड करते रहना है बार 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 बार। और एक चीज पे फोकस करना, सम इज इक्वल टू 0। ये क्या है, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके अंदर वैल्यू दी है। वैल्यू क्या है, 0। अगर इससे पहले सेकंड लेक्चर के अंदर जब किसी कमांड का आउटपुट एज एन इनपुट मुझे वेरिएबल में देना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखता हूं कमेंट में लिस्ट बोल के लिखता हूं। सिर्फ इजी चीजें समझेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी समझ में आ जाएगी। हार्ड चीजें सीखेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो लिस्ट इज इक्वल टू $ls, ऐसा लिखना पड़ता है। सिंटैक्स कैसा है, डॉलर पैरेंथेसिस के बीच में मैंने ls क्यों लिखा, क्योंकि ls एक कमांड है। ls एक कमांड है, मेरे को कैसे पता चल रहा है, क्योंकि पीले में आया है, येलो में आया है, राइट? तो अगर किसी कमांड का आउटपुट एज एन इनपुट मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। और ये यहाँ पर ये क्या लिखा है मैंने भाई, अगर मैंने ये डबल पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखा होता तो क्या होता, तो ये जो $sum और $score जो है ना, इसको स्ट्रिंग समझ के अटैच कर दिया होता, स्ट्रिंग समझ के कॉन्कैटेनेट कर दिया होता, उसको इंटीजर नहीं समझा होता कि इफ यू वांट दीज टू वेरिएबल टू बी कंसिडर एज एन इंटीजर तो तुमको डबल पैरेंथेसिस में लिखना पड़ेगा, तो ही उनका सम होगा। एट एनी कंडीशन उनको अभी इंटीजर ही समझा जाएगा। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा, पहले उस पर फोकस करते हैं। फिर भी आधा घंटा लग गया भगा भगा के, हो गया। तो हमने सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पे मैंने नोटपैड पे जाते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट सेल स्क्रिप्टिंग का था, सेकेंड भी हमारा ये फर्स्ट सेल स्क्रिप्टिंग के वीडियो के अंदर का ही था, ये हमारा थर्ड है। इसके अंदर हमने
इसी में हमने फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, फॉर लूप का पर्पस क्या है वो देख लिया। फॉर लूप के अंदर हम लोग इफ कंडीशन भी यूज कर ली, मतलब सिर्फ हमने फॉर लूप ही नहीं पढ़ा है, हमने फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन भी कैसे यूज करनी है वो भी देख लिया। हमने ये स्क्रिप्ट भी लिखी, उसके अंदर हमने इफ एल्स इफ कंडीशन भी देखा है। हमको सिर्फ इफ एल्स कंडीशन नहीं आती है, हमको इफ एल्स इफ कंडीशन भी आती है, राइट। हमको फॉर लूप भी आ रहा है, हमको फॉर लूप का पर्पस क्या है वो भी पता चल गया। हमको इफ एल्स कंडीशन फॉर लूप के अंदर कैसे यूज करना है वो भी पता चल गया। हमको व्हाइल लूप के अंदर इफ एल्स कंडीशन कैसे यूज करना है वो भी पता चल गया। हमको यूजर से इनपुट कैसे लेना है वो भी पता चल गया। हमको इस पे ही जाते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर, लिस्ट ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। एक स्क्रिप्ट को किसी पर्टिकुलर यूजर ने कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास किए हैं वो अगर हमको देखना है वो भी हमको पता चल गया। हमको जब दो इंटीजर्स को ऐड करना है, हमको जब दो इंटीजर्स को ऐड करना है तो उसका सिंटैक्स कैसा होना चाहिए वो पता चल गया। हमको जब किसी कमांड का आउटपुट एज एन इनपुट किसी वेरिएबल में स्टोर करना है उसका सिंटैक्स कैसा होना चाहिए वो पता चल गया। हमको इफ एल्स कंडीशन का सिंटैक्स कैसा होता है वो पता चल गया। हमको व्हाइल लूप को ब्रेक कैसे करना है वो हमको पता चल गया। व्हाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है, क्या फॉर लूप कंडीशन बेस्ड है या व्हाइल लूप कंडीशन बेस्ड है। फॉर लूप क्या करता है, इटरेट सेट ऑफ कमांड्स ऑन ईच आइटम इन द लिस्ट। व्हाइल लूप क्या करता है, एग्जीक्यूट सेट ऑफ कमांड अंटिल अ कंडीशन इज मैच्ड, राइट। यहां तक हो गया तो ठीक है। तो थोड़ा फास्ट हो गया लेकिन जो क्लास में सीखेंगे उनको समझ जाएगा। मैं इसको अच्छे से वहां पर रिपीट कर दूंगा लेकिन ये रिवाइज के लिए ठीक है।